ठीक है। चलो जी, दूसरा दिन क्लास का है। हाँ, पीपीटी दिख रही है भाई? हाँ, दिख रही है। चलो अच्छी बात है ना? सिलेबस आ गया। आ गया। ठीक। तो तो बेटे, गंदा सा फोटो। और गंदा सा। अबे यही फोटो है तेने जो भेजा, उसी को काटा है मैंने। इतना इतना टाइम ना, आज इतनी मेहनत करूंगा। ठीक है। भैया ने तो पीडीएफ भेज दी, अमन भैया ने पीडीएफ भेज रखी है। ठीक है। ये पहला, कल हम प्रियम्बल क्लियर है ना सबको, कल की तो। ठीक है। हाँ जी, आज। प्रस्तावना। हाँ हाँ हाँ। पढ़ी तो है ना, पर ठीक है। पर समझ में मैंने तो कहीं आई सोचा नहीं। 4-5 बार पढ़ लियो। ठीक है, तो दूसरी चीज है समय फंडामेंटल ना राइट। मिले। ठीक। अब फंडामेंटल राइट में से दो चार अजीब गरीब सवाल रहेंगे, मतलब जनरली जो सवाल पूछे जाएंगे ज्यादातर, वो फंडामेंटल राइट के ही होंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा तो। ठीक है। तो कल ही हमने पढ़ ही लिया ऑलमोस्ट। ठीक, जिसकी मैं बात कर रहा था कल, कि मैंने कहा था कि एक बार देख लेना कि भाई, जो संविधान के दो शब्द हैं एडिशनल, प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, के स्थान को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक, प्रतिस्थापित करके क्या नए शब्द डाले गए इसके अंदर? एक डाला गया समाजवाद। ठीक। और दूसरा डाला गया धर्मनिरपेक्षता। है ना? पीछे दिखाता हूँ। ये रहा। एक शब्द तो ये डाला गया, और एक शब्द ये डाला गया। कई बार क्या करते हैं एग्जाम वाले मनोरंजन के लिए, वो क्या कहते हैं कि मूल संविधान में, वो कहते हैं मूल संविधान। ठीक, मूल संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द था, तो वहां पे वो दे देता है समाजवादी पंथ निरपेक्षता। आप क्या सोचते हो यही वाले थे, क्योंकि ये बदले गए हैं। जबकि मूल संविधान में था प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसको बदल के इंदिरा गांधी ने, मतलब अगर मैं बात करूं, संशोधन नंबर 42, 1976, इसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। 1976 के बाद इंदिरा गांधी को वोट नहीं मिले, और वोट कहाँ से फिर किसको आए? चरण सिंह बना, मोरारजी बना, कई सारे आदमी बने। और उन्होंने आते ही क्या किया? 44वां संशोधन किया। 44वें संशोधन को, जो 44वां संशोधन है, उसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी संविधान। क्योंकि 44वें संशोधन में इतने संशोधन हुए कि लगभग आधा संविधान बदल गया। तो इसलिए 44वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईयर है इसका 1978। इसके 42 के 2 साल बाद जस्ट। ठीक। चलिए। तो ये मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप है, कि सीधा सीधा सवाल आपसे पूछा जाएगा इसमें, कि सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा डायरेक्टली, कि किस तरह, मतलब कौन से संशोधन में दो नए शब्द जोड़े गए, नंबर एक। 42वां संशोधन किस सन में हुआ, लाइक दैट। फिर 42वें संशोधन को रिवाइट करने के लिए, मतलब 42 संशोधन को इनवैलिड करने के लिए कौन सा नया संशोधन लाया गया। तो कई बार 43, लोग सोचते हैं कि 42 के बाद 43 आ जाएगा, तो 43 पे निशान लगा दो। तो 43 नहीं था, 44वां संशोधन था, जो 42वें संशोधन को इनवैलिड करता है। ठीक, तो पूरा पूरा 42वां इनवैलिड नहीं हुआ था। एक तो प्रस्तावना, और दूसरा आर्टिकल नंबर 31 संविधान का, संपत्ति रखने का अधिकार, उसको छोड़ दिया गया। बाकी जो भी इसने संशोधन किए थे 42 में, उन सब को बदल दिया गया। ठीक। उसके बाद में 31वां और आर्टिकल नंबर 31 को, 31 और प्रस्तावना, मतलब प्रियम्बल जो है, आर्टिकल नंबर 31 और प्रियम्बल, प्रस्तावना को छोड़कर। ठीक है। उसके बाद में प्रस्तावना में 42 नंबर में दो चीजें जगह बदली गई। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जगह लिखा गया प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और दूसरा जो लाइन नंबर नीचे है, वहां पर राष्ट्र की एकता के शब्द को प्रतिस्थापित करके क्या किया गया, कि राष्ट्र की जो एकता होगी, देखो यहाँ पर, ये रहा, राष्ट्र की एकता को बदलकर एक नया शब्द और जोड़ा गया, जिसका नाम था अखंडता। अब अखंडता शब्द जोड़ने की जरूरत क्या थी? ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बड़ा फेमस मुद्दा था खालिस्तान वाला, खालिस्तान बनाओ, खालिस्तान बनाओ। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, संविधान में ही परिवर्तन कर दिया कि भाई तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है, खालिस्तान की मांग मत करो।
ठीक है, तो वहां एक नया शब्द जोड़ दिया कि भारत को आपको अखंड भी रखना होगा। क्या भाई? क्या हो गया? पीपीटी बंद होगी साला। बताते हैं, ढूंढ गए। ठीक है भैया, इतनी बात तो क्लियर होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। ठीक, ये मतलब ये हाँ डायरेक्ट सवाल है। डायरेक्ट सवाल गलत मत करिएगा एक भी। देखो कोई कंफ्यूजन आती है तो बात अलग है थोड़ा सा, लेकिन डायरेक्ट सवाल गलत होना बहुत गलत बात है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा। उसके बाद में अब देखो, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है बट लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि आपको बाद में थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशन या थोड़ी सी जो मैकेनिज्म है राजनीति की, उसको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्या किया गया, पहला भाग एक संविधान का चैप्टर नंबर 1, जैसे कि मैंने कल प्रियम्बल में बताया था कि सबसे पहले किसकी परिभाषा होगी, भारत की। तो भारत की परिभाषा किस तरह से दी गई कि भारत कौन होगा, भारत राज्यों का एक संघ होगा। देखो ये शब्द बड़ा अटपटा है। राज्यों का संघ एक होता है, सिर्फ संघ। ठीक, यानी यूनियन ऑफ द स्टेट और स्टेट ऑफ द यूनियन, मतलब दोनों आप एक दूसरे से बदल सकते हैं। पहला शब्द है स्टेट और दूसरा शब्द है स्टेट ऑफ द यूनियन। आवाज किसकी आ रही है? पीपीटी ना दिख रही पीपीटी। ये दिखी बंद हो हाँ, गई। पीपीटी ना दिख रही है। ओके 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 ओके। हाँ बेटा, क्या हुआ? ओए। छुपर आ रहा है, छुपर आ रहा। हाँ भैया। हाँ, अब दिखने लगी। माइक पास कर लियो। हाँ हाँ हाँ। कभी ठीक है। फिर चिल्लाओ मोहल्ले वाले ने जगह। ना ना ना, माइक पास कर रखा है आज तो। आवाज सही आ रही है, ये बता। अब अच्छी आ रही है जब माइक पास कर रहे हो। अच्छा ठीक है, चलता है पास कान कर। पे बैठ लो, तुमने बात ना करी कभी रात को। अ, रात को जब जो है ना हेडफोन में चलता था मेरे जमाने में। चलो ठीक है भैया, करो महंगा शुरू। महंगा आंकड़ा, 500 रुपए का। कोई ना, करो शुरू करो। ठीक है। तो जो भारत होगा, देखो यहाँ पे दो शब्द हैं। पहला है यूनियन ऑफ द स्टेट और स्टेट ऑफ द यूनियन। इन दोनों शब्दों में अंतर है। अंतर क्या है कि भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, मतलब भारत होगा राज्यों का संघ। ये क्या कहता है कि कोई भी राज्य कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। नंबर एक, मैं डायरेक्टली बता दे रहा, कोई भी राज्य भारत से अलग कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत ही राज्यों को बनाता है। ठीक, जबकि इसके विपरीत व्यवस्था अगर हम अमेरिका में देखते हैं तो थोड़ी विपरीत व्यवस्था है। वहां राज्य मिलकर अमेरिका को बनाते हैं। जैसे मेक्सिको पहले इंडिया यूएसए का एक पार्ट था, लेकिन आजकल एक आजाद देश है। तो ये चीजें वहां पर थोड़ी वैलिड हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं की गई कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से भारत से अलग नहीं हो सकता। अदरवाइज क्या होगा, ममता बनर्जी का जिस दिन मन में आएगा तो वो कहेगी हमारा सोन बंगला चलो। ठीक, तो भारत क्या होगा, पहली लाइन में बिल्कुल क्लियर है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और भारत सरकार के पास में, बेसिकली हमारी संसद के पास इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वो किस राज्य की सीमा कहाँ तक रखता है और कैसे रखता है। ठीक, अगले शब्द में आते हैं। यहाँ मतलब एक बस जानकारी भर के लिए देना चाहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सिक्किम। ठीक है, अब सिक्किम के साथ क्या था कि आजादी के बाद में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम की हालात बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि एक बड़ी अच्छी सी क्रांति हुई और लड़ाई हुई 2-4 दिन, और उसके बाद भी आज भी जम्मू कश्मीर भारत का अखंड हिस्सा नहीं बन पाता। लेकिन ये गलती जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे हो गई। तो इंदिरा गांधी ने इस गलती से बचने के लिए अलग से प्रावधान किया कि सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए अलग जुगाड़ किया जाएगा। तो यहाँ पर दो डाटा है। नंबर एक, सिक्किम राज्य भारत का अंग कब बना, या सिक्किम राज्य की स्थापना किस साल में हुई। तो यहाँ पर ईयर बिल्कुल क्लियर मेंशन है, 1975। ठीक, डायरेक्टली। उसके बाद किस संविधान संशोधन से बना, 36वें संविधान संशोधन से। है ना, तो दो चीजें डायरेक्टली, मतलब सिक्किम के से रिलेटेड डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई सवाल में, कई बार देख चुका हूँ इस सवाल को।
तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको रख लिया था कि भाई सिक्किम से रिलेटेड जो सवाल है, सिक्किम क्या है कि 36वें संशोधन से बना और 1975 में भारत में एडजस्ट हुआ। सिक्किम क्या था, पहले एक अलग देश था, इसमें राजा हुआ करता था। ठीक है, तो क्या होता है कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो बगल में राजा रहता था तो मजा नहीं आता था इंदिरा गांधी को देख के, तो लगा कि इसको भी भारत में मिलाया जाए। ठीक है, तो सिक्किम को मिलाने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पर विद्रोह शुरू हुए सिक्किम के अंदर। राजा का विरोध शुरू हुआ, राजा का विरोध हुआ, तो इन्होंने क्या किया इंडिया वालों ने कि एक काम करो, वो करा लो सेंसरशिप, कि भाई क्या बोलते हैं आपका, लोग वोट डालेंगे, अगर वो भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहेंगे, और देश से बाहर रहना चाहते, सिक्किम में रहना चाहते हैं सिक्किम में रहेंगे। तो जो टोटल यहाँ पे क्या होता है कि सिक्किम के साथ में क्या होता है कि जो वोटिंग थी, 99% वोट भारत के पक्ष में गए। मतलब जितने वोट आए वो लगभग सारे के सारे वोट ही भारत के पक्ष में थे कि सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया जाए। ठीक है, तो उस समय की बात है, लेकिन जो काम का डाटा है वो तो खैर नहीं पूछेगा कोई भी। लेकिन सिक्किम 1975 में भारत का राज्य बना और दूसरा 36वें संशोधन से बना। ठीक है, उसके बाद में नीचे सीधा सीधा है यहाँ पे कि संसद की विधि द्वारा कि किसी भी दो राज्यों को राज्य क्षेत्र से बनाया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, और पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। जैसे आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े हो गए, आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, उसके दो हिस्से किए गए, एक हिस्से आंध्र प्रदेश और दूसरा हिस्सा किया गया तेलंगाना। ठीक है, बहुत दिनों तक दोनों के बीच में आपस में लड़ाई रही कि मेरी राजधानी कौन होगी, कैपिटल को लेके बड़ी परेशानी रही कि एक ने कहा हैदराबाद मुझे दे दो, दूसरे ने कहा मुझे भी दे दो। तो ये दिक्कतें रही। जैसे एक अभी भी एक अलग सी चीज दिखती है हमें, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ क्या है, कॉमन कैपिटल है दोनों का। ठीक है, एक ही शहर को दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया, और ऊपर से क्या है, चंडीगढ़ के पास में स्पेशल राज्य का स्टेटस भी बना हुआ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है वो अपने आप में। तो इस तरह के सारे काम कौन कर सकता है, संसद। जितने भी अजीबोगरीब काम हैं वो संसद को पूरी की पूरी पावर दी गई है कि राज्य की सीमा बढ़ानी है, घटानी है, सीमाओं का परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक, तो यही इसी पावर का इस्तेमाल करके, इस पावर नंबर थर्ड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया अभी कुछ दिन पहले, जम्मू एंड कश्मीर को जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का स्टेटस छीन के, उसके उससे क्या किया हमने, जो राज्य का उसका स्टेटस था उसको छीन के हमने क्या किया, उसे केंद्र शासित यूनियन प्रदेश टेरिटरी। बना दिया। हाँ, इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके, अलग से कुछ नहीं किया कि 370 को बदल दिया, इसको बदल दिया, वो सब नहीं किया गया, क्योंकि 370 को नहीं बदला गया किसी भी हालत में। तो इसलिए हमने इस आर्टिकल का इस्तेमाल करके उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया फिलहाल तो। कौन सा 36 को? मतलब 3 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल नंबर 3। अच्छा, आर्टिकल 3 से। आर्टिकल ठीक। नंबर 3 का इस्तेमाल करके, क्योंकि संसद के पास है ना वो पावर। संसद के पास क्या पावर है, वो किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, नाम दो राज्यों को एक बना सकती है, तीन को एक बना सकती है, एक राज्य के 5 टुकड़े कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो संसद रहेगी। ठीक है, लेकिन वैसे राज्य के, भैया आर्टिकल नंबर 3 है क्या वैसे मेन? आर्टिकल नंबर 3 मतलब भारत की परिभाषा है बेसिकली कि भारत क्या होगा। अच्छा। हाँ, कि ओके। भारत को किस तरह से परिभाषित किया जाएगा, ये भारत को बताने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत क्या होगा, राज्यों का वो होगा, संघ एक होगा, समूह होगा। है ना, एक अखंड भारत। ठीक है, तो वो समूह जो राज्य शब्द है, उस राज्य को परिभाषित किया जा रहा है कि वो राज्य कौन होगा। तो उस राज्य अच्छा। को किस तरह बनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर क्लियर शब्द है कि संसद जो शब्द है, कि संसद क्या हम्म। करेगी, संसद विधि द्वारा क्या करेगी, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी का भी घटा सकती है, सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, मतलब कुछ भी कर सकती है, डजन नॉट मैटर। फुल पावर है मतलब। हाँ, फुल पावर में रहती है संसद हमेशा। ठीक है, संसद ही अच्छा। है, कुछ एक्चुअल में पावर है संसद का, मैकेनिज्म मैं बताऊंगा ना, जब जब देखना कितना इंटरेस्ट आएगा वो थोड़ा सा। हम्म। ठीक, चलो। दूसरी चीज नागरिकता, मतलब कॉमन सी चीज है कि नागरिक कौन होगा, वही थोड़ा सा एक आध आर्टिकल मैंने ले लिया, ज्यादा भाग नहीं लिया इससे। ठीक है, तो भारत का नागरिक कौन होगा, भारत का नागरिक पहली चीज जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा होगा। ठीक, अब बड़ी भारी समस्या थी यार कि अगर क्या हो कि रात को दो विदेशी आए और यहाँ पे बच्चा पैदा हो, और क्या वो भारतीय बच्चा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इन सब सवालों के जवाब जो इस तरह के अटपटे सवाल थे, ठीक है, उन अटपटे सवालों को जवाब में नीचे एक लाइन डिक्लेयर की गई कि जिनके माता पिता में से कोई भारत की राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या
जो इसके प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ये 3 शर्तें किसी भी नागरिक को पूरी करना अनिवार्य है। कब के बाद? 1947 के बाद। ठीक, 1947 से पहले की शर्तें अलग थी, लेकिन 1947 के बाद इन 3 शर्तों पर ही आप भारत के जन्म से नागरिक बन सकते हो। ठीक, पहला, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, किसी में भी माता या पिता में से कोई भी एक राज्य क्षेत्र में जन्मा था, क्योंकि आजकल सीए और एनआरसी का मुद्दा चरम पे है, तो जीएस का सवाल भी यहाँ से आसानी से, मतलब सॉरी जीएस कह रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स का सवाल भी आसानी से पैदा हो जाता है। ठीक है, कि बड़े आसानी से समझ में आता है कि भारत के 3 लाइनें क्लियर हैं कि कम से कम 5 साल भारत के क्षेत्र में रहा हो। तो यानी देखो, जो लास्ट लाइन है, अगर हम लास्ट लाइन को ढंग से देखते हैं ना, तो ये जो लास्ट लाइन है ना, ये लाइन इस बात को कहती है कि ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पे निवासी रहा हो। कौन रहा होगा? जो नागरिक बनेगा। ठीक है, यानी देखो पहली लाइन में क्या होता है? भारत में जन्मा हो। ठीक, अब भारत में कोई ऐसा आदमी जन्म, जैसे मैं अभी बताया ना पहले आपको छोटी सी, कि क्या हो कि 2 विदेशी आते हैं और यहाँ पे आके अपना बेबी पैदा हो जाता है, तो भारत का नागरिक होगा? मैं कहता हूँ नहीं होगा, क्योंकि ये बात 1955 में एक नागरिकता एक्ट बना हुआ है, उसमें बताई गई है कि वो नागरिक क्यों नहीं होगा, लेकिन फिलहाल में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देन सेकंड वन, कि जिसके माता पिता, माता या पिता दोनों में से जरूरी नहीं है, केवल एक आदमी भारत के क्षेत्र में जन्मा हो। ठीक, चाहे बालक कहीं भी पैदा हो जाके, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, केवल क्या जरूरी है? माँ या बाप में से कोई एक भारतीय हो। तो क्या होगा? बच्चा जो होगा वो भारतीय कहलाएगा। तीसरी चीज इसने कही कि कम से कम वो 5 साल भारतवर्ष में रह चुका हो। ठीक है, तो उसको भी हम भारत का निवासी मान लेंगे और भारत का नागरिक होगा। ठीक, इन सबको सेटलमेंट करने के लिए, मतलब कौन भारत का नागरिक मूल होगा, नागरिकता एक्ट 1955 बनाया गया। ठीक है, तो कभी कभी सवाल आता है कि भारत में नागरिकता निर्धारित कौन करता है, तो सवाल कई बार ये होता है कि चैप्टर नंबर 2 या संविधान, वो नहीं करता। यहाँ पे सिंपल है कि 1955 में सिटीजनशिप एक्ट है, ये 1955 ये नागरिकता को निर्धारण करता है भारत में। ठीक है, कई बार ये सवाल यूपीएससी में, पीसीएस तक में पूछा हुआ है कि भारत में नागरिकता का निर्धारण किस निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट से होता है, तो संविधान तक भी लिखा होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2, आर्टिकल ये सिटीजनशिप एक्ट 1952, आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 5। ठीक है, ऐसे करके वो कुछ भी लिखते हैं, तो द एक्चुअल आंसर सिंपल सा है कि आर्टिकल नंबर, सॉरी, एक्ट नंबर 1952, सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिक अधिनियम कानून 1955। ठीक है, चलिए, ये मतलब मैंने लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था बताने कौन के सा लिए। है? 52 है, 55 है? आप दोनों बोल दिए। 55। 1955। ठीक है ना? और ठीक इसको ठीक। बदल के अगर एनआरसी हमारे यहाँ लागू होता है या सीसीसीए लागू होता है, तो ये कानून बदल के इसका नाम हो जाएगा 1920 या 1921, जब भी लागू होगा। ठीक, यानी सिटीजनशिप एक्ट को बदल दिया जाएगा। फिर ठीक है, हाँ। 2020 या 2021 होएगा ना? हाँ, नया अभी 1920 में। होना हुआ नहीं है, मतलब होगा, अगर गलती से 2-4 दिन में हो जाए या 5 दिन में हो जाए, क्योंकि यूपी चुनाव आ रहा है आजकल। ठीक है, चलो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। एक अभी जिक्र चला था ना सीए और एनआरसी का, सीए और एनआरसी, है ना? तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सीए में, मतलब सीए अमेंडमेंट एक्ट है और एनआरसी हम कराएंगे, तो हम क्या कहते हैं कि हम 5 कम्युनिटी, कौन कौन सी? हिंदू, उसके बाद में सिख, मतलब जनरली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है सारी की सारी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध। ठीक है, इस तरह के 6-7 लोग हैं, उनको हम क्या करेंगे, नागरिकता देंगे। ठीक है, और मुस्लिम को नहीं देंगे। ठीक, तो इसके लिए देखो क्या है, पहले से ही मतलब क्लियर था कि भारत पाकिस्तान से अगर आज भी कोई आदमी इंडिया में आके रहेगा, पाकिस्तान से अगर कोई भी आदमी इंडिया में आके रहेगा, वो आज भी भारत का नागरिक कहलाएगा। केवल उसे यहाँ आके रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। वो क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक कहलाएगा आज भी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए स्पेशल प्रोविजंस है, क्योंकि भारत पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान भारत का ही एक हिस्सा है, तो उसको कभी भी, उसके नागरिकों को कभी भी भारत से अलग नहीं माना गया।
तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत आएगा तो उसे भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इसलिए सीएए या एनआरसी में पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया जाता। ठीक, चाहे चिल्लाने वैसे वाले। इसका था ये, जैसे पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान में आदमी आ रहे हैं, साले हाँ आके यहाँ पे वोट छोड़ने लग जाए वो 2-2 3-3 साल के बाद। हाँ, तो कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नागरिक है यहाँ के। मतलब उसमें, मतलब अगर जो भी रोल रहेगा वो भारत का नागरिक नागरिक हाँ हाँ कहलाएगा। हाँ, वो भारत के नागरिक कहलाएगा, उनके ऊपर भारत के ही नियम लगेंगे। देखो, अच्छा। ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। आज इंडिया पाकिस्तान रिलेशन की स्थिति बहुत अजीबोगरीब है। लेकिन एक्चुअल में जब संविधान तैयार किया जा रहा था तो उस समय भारत पाकिस्तान के संबंधों की स्थिति इतनी बहुत भयानक बेहतर नहीं थी। से। हाँ, बहुत बेटर थी इससे तो, क्योंकि एक्चुअल में क्या था, जो लोग पाकिस्तान में नेता बने और इंडिया में नेता बने, उन्होंने आजादी की लड़ाई तो एक साथ ही लड़ी थी। हम्म। ठीक है, उनमें हम्म। संबंध बहुत अच्छे थे। आज के टाइम पे संबंध ऐसे हो गए हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात नहीं करना चाहता। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी हो गए हैं तैयार इस मामले को लेके, कि मतलब सिटीजन पे इंडिया पाकिस्तान का कोई संबंध का रिलेशन, मतलब उस संबंध का कोई असर पड़े ना पड़े, लेकिन ये उसके वोट को इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं, समझने के लिए थोड़ा अलग टाइप से सोचना पड़ता है। लेकिन यह है कि वहां पे क्लियर कट किया गया कि पाकिस्तान से कोई भी नागरिक अगर भारत में आएगा, बाकी जो नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1952 है उसमें कुछ क्लोज लगाए हुए हैं इस बात पे भी, कि पाकिस्तान से किस तरह आएगा, वो जब संपत्ति बेचेगा, संपत्ति नहीं बेचेगा, संपत्ति यहाँ खरीदेगा नहीं खरीदेगा, वो कई सारे क्लोज लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम्म। मतलब वहां से पाकिस्तान से आया आज ही और कहा कि मैं भारत का नागरिक, ये तो नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी है उसके लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने पड़ेंगे, वहाँ की सिटीजनशिप आपको पहले से मतलब क्या कहते हैं उसे, ट्रांसफर करानी होगी, या फिर वो करना होगा, वहां पे सस्पेंशन देना होगा कि आज से मैं पाकिस्तान का नागरिक नहीं रहना चाहता। तो कई चीजें बनाई हुई है इंडिया ने भी, लेकिन वो सब लिखा हुआ है 1955 में। हाँ, मतलब हम्म। 1955 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है नागरिकता को लेके, मेन। ठीक है, ओके मतलब भाई। हाँ, ये सिलेबस का पार्ट भी नहीं है वैसा आपके, लेकिन ये है कि कई बार इस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में सीए और एनआरसी है, तो इसलिए। ठीक, अब मूल टॉपिक पे आते हैं, है ना। मूल टॉपिक है हमारे मूल अधिकार। ठीक, मूल अधिकारों में अगर हम देखते हैं भारतीय संविधान में हमें कुल 6 मूल अधिकार मिलते हैं। पहले 7 थे, इंदिरा गांधी आई, 7 में से एक खत्म हो गया। ठीक, 7 में से एक में खत्म होने की जो वजह है वो ये है कि एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति रखने का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार क्या था कि आदमी के पास क्या होगा, किसी के पास भी, कि उसके पास जो भी चल या अचल संपत्ति है उस पर राज्य का अधिकार नहीं होगा। उस पर राज्य का अधिकार बिल्कुल नहीं होगा, वो उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। अब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से दिक्कत क्या आती है कि पांच लोगों ने तो क्या किया, 5 लोगों ने तो क्या किया, सड़क के लिए जमीन दे दी, लेकिन ठेका राजी नहीं होता सड़क की जमीन देने के लिए, बिल्कुल भी। तो अब सड़क कैसे बनेगी भारत में, या इवन कोई कंपनी बननी है, क्योंकि इंदिरा गांधी क्या था, इंदिरा गांधी हर चीज को सरकारी बनाना चाहती थी, हर चीज को, चाहे वो टाटा हो या इवन आपका बैंक हो, कोई भी हो, हर चीज का सरकारीकरण करने के ऊपर आमादा थे कि भाई हर चीज सरकारी होनी चाहिए। ठीक है, हर चीज का सरकारीकरण भी उचित नहीं है, लेकिन ये था कि वो हर चीज को सरकारीकरण में घुसेड़ना चाहती थी। तो उसकी वजह से दिक्कत ये थी कि जो आर्टिकल नंबर 31 था, जो आर्टिकल नंबर 31 था, वो इंदिरा गांधी को परेशान कर रहा था। लोग जैसे ही कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट तैयार हो, लोग पहुंच जाए कोर्ट उठा के कि भाई हमारी तो संपत्ति का अधिकार है और हम तो अपनी संपत्ति नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी। तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को वहां से हटा के आर्टिकल नंबर कौन से में, 42 में, कौन से अनुच्छेद से, सॉरी अनुच्छेद नहीं, क्या कहते हैं इसे, संशोधन। ठीक है, संशोधन नंबर 42 में आर्टिकल नंबर 31 को लैप्स कर दिया गया। इसलिए जो मूल अधिकार हमारे पास 7 थे, उनमें से मूल अधिकार रह गए 6। अब 6 में पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। पहला का पहला पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार क्या है कि समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स को कवर करता है। ठीक है, समानता एक एक करके बताऊंगा कौन कौन सी होंगी वैसे तो। मतलब बेसिकली आपकी समानता होगी हर जगह घूमने की समानता, यात्रा करने की समानताएं, और अपॉर्चुनिटी, नौकरी में अपॉर्चुनिटी, वो सब तरह की समानताएं आपको मिलेंगी।
तो समानता का जो अधिकार है अगर उसको बाइफैब्रिकेट किया जाता है आर्टिकल वाइज में, तो 14 से लेके 18 समानता का अधिकार होगा। देखो मूल अधिकार है 6, कई बार डायरेक्ट नंबर भी मिल जाता है कि मूल अधिकार कितने हैं। ठीक, तो हमारा दूसरा क्या है, समानता का अधिकार कितना होगा, 14 से लेके 18। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से होंगे, देखो स्वतंत्रता का अधिकार होगा 19, 20, 21 और 22। ये मेरा फेवरेट है, एक्चुअल में ये बताऊंगा फेवरेट क्यों है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है जनरली। तो 19, 21, 22 जो आर्टिकल हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। शोषण के विरोध का अधिकार 23 और 24। ठीक, और उसके बाद में धर्म वाला आ गया, धर्म का आ गया आपका 25, 26 होता है, 27 आएगा और ये जाएगा 28 तक। हाँ ये 28 हो गया। संस्कृति का अधिकार 29 और 30 होगा। उसके बाद में यहाँ पर 31 ABCD बनेंगी, क्योंकि 31 मूल तो चला गया, 31 ABCD बची। उसके बाद में ये 32 नंबर। ठीक है, तो अब देखो, अगर इनको ऑर्डर में याद रखना है, पहले स्वतंत्रता आती है, समानता आती है। देखो समानता ये तो बिसात है। कैसे है, यूना है ना, सम ये जो दिख रहा है ना बीच वाला 31, ये हम्म, ये नहीं है ना सही से, ये सही से काम नहीं करता। आप इसको बताऊंगा काम क्यों नहीं करता, उसकी वजह क्या है। ठीक है, ठीक। वैसे नाम के मतलब नाम के साथ है, काम के छह ही है। ठीक है, तो जो पहला वाला है, देखो समानता का, इनको अगर ऑर्डर में याद रखना है तो ऑर्डर में याद रखने का बड़ा आसान तरीका है। समानता, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, तो जनरली क्या होता है, छोटे दो बच्चों में लड़ाई हो रही है तो लड़ाई में क्या रहता है, इसको ये दे दिया, मुझे ये नहीं दिया। वो ये नहीं सोचता कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कब हुआ। तो इसलिए शुरुआती जब जन्म होता है ना, पैदा होता है बच्चा, तो वो डिमांड करता है समानता की, हमेशा। जो नया न्यू बेबी होगा वो हमेशा समानता की डिमांड करेगा, पहला वाला। ठीक है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो क्या मांगेगा, आजादी। 16 साल की उम्र हो गई है गौरव। हमको चाहिए आजादी। ठीक है, तो अब अलग कमरा चाहिए भाई रहने को, अलग फोन पे बात करनी है। ठीक है, तो बड़ा क्लियर सा है। देखो पहले जब बच्चा छोटा होगा वो मांगेगा समानता, तो समानता पहले आएगा आर्टिकल। उसके बाद में स्वतंत्रता मांगेगा अलग अलग कमरे में रहने के लिए, कि भाई इस कमरे में मुझे सोना है, फोन पे भी बात करनी है, सारे काम करने हैं। तो अलग जाना चाहेगा, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, जब स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा, जब स्वतंत्रता में कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी तो उसका क्या होगा, शोषण होगा। है ना, सही सही याद हो रहा है। कुछ घर वाले चिल्लाएंगे, कुछ दोस्त चिल्लाएंगे, तो शोषण तो होना ही है, तो शोषण होगा। ठीक है, जब शोषण हो, अगला वाला शोषण हो गया। ठीक है, शोषण होगा तो जब तक शोषण को खत्म करेगा, इतने उम्र खत्म आदमी की। अब वो ध्यान ध्यान और धर्म की बात करेगा। ठीक, और उसके बाद में लास्ट में धर्म धर्म लेगा, धर्म देखेगा तो भाई धर्म के हिसाब से पढ़ेगा लिखेगा भी। तो लास्ट वन, धर्म के अनुसार शिक्षा का अनुग्रहण या धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक, संपत्ति भगा दी पहले ही। और आर्टिकल नंबर 32 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उसके बारे में बताऊंगा आराम से। आर्टिकल 32 से कई बार डायरेक्ट सवाल आता है, 100% सवाल आता है आर्टिकल 32 से डायरेक्ट। बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आता है हर साल, हर एग्जाम में। कोई एग्जाम मैंने नहीं देखा जिसमें आर्टिकल 32 का सवाल ना हो। ठीक है, तो आर्टिकल 32 सही से पढ़ना, सवाल हमेशा मिलेगा। ठीक है, तो पहले बात करते हैं समानता की। ठीक है, समानता से पहले दो इंपॉर्टेंट शब्द, कल बात चल रही थी राज्य की, राज्य कौन होगा। ठीक है, तो राज्य को यहाँ पे परिभाषित किया है कि राज्य क्या होगा। राज्य, देखो राज्य को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि भारत के राज्य, साला पेन इतने ऊंचे से कैसे चलता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण क्या कहलाएंगे, राज्य कहलाएंगे। ठीक है, तो वैसे तो इतनी जटिल परिभाषा शायद ही मुश्किल पूछेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि पीसीएस वगैरह में तो पूछ लेता है, लेकिन इतनी जटिल परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। बस एक राज्य कौन होगा ये समझना होगा, कि राज्य कोई भी संस्था हो सकती है, कोई भी निकाय हो सकता है, कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो सकती है। देखो मैंने दिखाया था कहीं पे, कहाँ गया, कोई भी निजी संस्थान, कहाँ गया, विधि अध्यादेश मंडल, कहीं भाग गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तो वो क्या होगा, कोई भी मतलब कोई भी एक संस्था हो सकती है। कल भी मैंने बताया था कि राज्य क्या होगा, राज्य कोई भी एक संस्था या कोई भी प्राधिकरण हो सकता है, चाहे जैसे वो डीएम का ऑफिस है, डीएम ऑफिस भी अपने आप में एक राज्य ही होगा। ठीक, भारतीय संविधान के हिसाब से। तो ठीक, तो आर्टिकल नंबर 12 और 13 जनरली आपको बताते हैं कि राज्य कौन होगा और राज्य किस प्रकार से काम नहीं करेगा, मतलब बेसिकली वो ये बताना चाहता है। ठीक है,
तो अब बात आते हैं पहले नंबर पर, स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 14, ठीक, समानता का अधिकार। ऐसे मतलब क्या आता है कि समानता का अधिकार वो टाइटल में देगा और आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में से किस किस में समानता का अधिकार है। तो बेसिकली आपको 14 से लेकर 18 याद रखना है कि 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार है। 14 भी शामिल है और 18 भी इसके अंदर शामिल है, कभी गड़बड़ कर लो। ठीक है, समानता किसकी होगी? जो जनरली समानता हमें नजर आती है, हर चीज की समानता लगभग हमारे यहाँ अवेलेबल है, हर चीज में समानताएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं समानता की हमने कमी छोड़ी है। और अजीबोगरीब लाइनें भी लिखी हुई हैं अगर देखा जाए कि कितनी अजीबोगरीब स्थिति होगी कि हमने यहाँ तक लिखना पड़ा भारतीय संविधान में कि दुकानों, सार्वजनिक एवं भोजनालय एवं होटलों और मनोरंजन के संस्थानों पर सभी को प्रवेश मिलेगा। सभी को, किसी भी नागरिक के साथ में धार्मिक, वंश से, जातिगत, लैंगिक और जन्म स्थान के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। जैसे एक मुद्दा है साबरवाला मंदिर, है ना, सबरीमाला। सबरीमाला मंदिर का नाम सुना है भाई किसी ने? कोई तो नहीं। मैंने तो ना सुना। नहीं सुना सबरीमाला भैया। मंदिर किसी ने नहीं सुना? नहीं नहीं। अरे राहुल तैने भी ना भैया ना। सुना है ना? बीआरसी चलो यहाँ सबरीमाला में क्या क्या? था, चलो थोड़ा सा बता महिला देता को हूँ। घुसने देख रहे हो जिसमें? हाँ, नहीं महिला को नहीं, एक्चुअल में जिस महिला को मानसिक धर्म की समस्या चल रही है, मतलब 3 से लेकर 4 दिन या 5 दिन जो प्रॉब्लम है वो चल रही है, उस दौरान वो मंदिर में अच्छा अच्छा। प्रवेश नहीं करेगी, उस मंदिर में। ठीक है, लॉर्ड अयप्पा या ययप्पा करके नाम है उसका मंदिर है, केरला में सबरीमाला है। और ये जो सबरीमाला टेम्पल है, ये सबरीमाला टेम्पल पड़ता है आपका एक टाइगर रिजर्व है इसका, केरला का। आई एम फॉरगेट दैट नेम, बड़ा अच्छा सा नाम है टाइगर रिजर्व का। टाइगर रिजर्व का नाम क्या है केरला के? है ना, ये चीजें मतलब देखो ज्योग्राफी वगैरह जो याद करते हैं ना वो यहीं से कर, पेरियार। ठीक, हाँ, जो पेरियार टाइगर रिजर्व है, पेरियार, है ना। जनरली हाथी भी हैं इसमें बहुत सारे। तो सवाल ऐसे ही बनता है जैसे पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, या पेरियार जो आपका नेशनल पार्क है वो कहाँ है। ठीक है, तो ये चीजें यहीं से बनती हैं। तो जो सबरीमाला टेम्पल है वो पेरियार टाइगर जो रिजर्व है उसके पास है। पेरियार टाइगर रिजर्व जनरली बॉर्डर है कर्नाटका टच के, पेरियार टाइगर रिजर्व का। कर्नाटका कह रहा हूँ यार, कर्नाटका, कर्नाटका नहीं यार, क्या आंसर राज्य आता है केरला के बगल वाला केरल। यार? केरल के बगल में ऊपर की साइड में, दिमाग से निकल रहा है राज्य यार। तमिलनाडु। तमिलनाडु लेफ्ट में हो गया, राइट में कौन सा है? पश्चिमी घाट पे। कर्नाटका ही है, गोवा तो। ठीक तो है यार, दिमाग। कर्नाटका है पहले, हाँ पश्चिम कर्नाटका में ही तो तो है यार, कर्नाटका है। बेंगलोर, बेंगलोर वाला कर्नाटका, ठीक तो है। हम्म। हाँ तो बेंगलोर वाला कर्नाटक। हाँ बेंगलोर वाला कर्नाटक। अरे बहुत बहुत सारा डाटा हो जाता है एक्चुअल में, तो साला दिक्कत रहती है याद रखने में। ठीक है, तो जो वही। पेरियार टाइगर रिजर्व है वो जनरली आपका केरला में है, अवेलेबल है। तो वहां पे क्या था, औरतों को नहीं जाने दिया जाता था एंट्री में। तो उन लोगों ने क्या किया, कुछ औरतें अपना सर मतलब कपड़ा वपड़ा बांध दिया जो भी रहा, और अपने मानसिक धर्म के दौरान औरतों को जबरदस्ती मंदिर में घुसेड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, जब घुसेड़ने की कोशिश की गई तो मंदिर वालों ने भाई डंडे वंडे बजा दिए उनमें कि बाहर निकलो योजना। तो वो अपना बाहर निकलने के बाद में पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, ठीक, कि भाई हमें मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है, तो मंदिर में उनकी मांग क्या थी कि आर्टिकल नंबर 14, 14 और 15 हमसे क्या कहता है कि हम हमारे साथ किसी भी धार्मिक स्थान पर ये भेदभाव नहीं होगा कि हमारा जो लिंग है वो महिला है या पुरुष है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लड़ाई जो होती है, अभी आगे और समझाऊंगा ना, अभी समझ में आने लगेगा चीजें और अच्छे से। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है कि किसी भी आदमी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो उनकी मांग थी कि आर्टिकल नंबर 14 के तहत, 15 के तहत हमें मंदिर में तुरंत एंट्री दे दी जाए। लेकिन एक दिन में एंट्री नहीं मिलती, जबकि एक दिन में मिलनी चाहिए। लेकिन लगभग 4 या 5 दिन, सॉरी 5 साल, 4 साल से मामला खिंच रहा है और अभी भी लड़ाइयाँ ऐसे ही जा रही है। वो बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल, ये तो 15 हो गया समानता का, 15, 14, 15 समानता का अधिकार बेसिकली। और उसके बाद में यहाँ पर जो हम उसकी बात करते हैं रिजर्वेशन की सिस्टम में, कि रिजर्वेशन कहाँ से मिलता है, ये है वो मूल आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 16 का क्लोज नंबर 4, कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों वर्ग के उन्नति के लिए या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए
कोई विशेष उपबंध करने को निवारित नहीं करेगी। ठीक है, कि कोई भी विशेष उपबंध को निवारित नहीं करेगी। ठीक, ये बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, जनरली रिजर्वेशन यहीं से मिलता है सभी लोगों को जो भी रिजर्व कैटेगरीज में जाते हैं, चाहे वो ईएसडब्ल्यू रिजर्वेशन है या आपका ये क्या बोलते हैं ओबीसी हो गया या एससी हो गया, एसटी हो गया, या किसी और पर्टिकुलर क्लोज में हमें रिजर्व करना है। कई बार हमारे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने कल कुछ एग्जांपल बताए थे अंडमान निकोबार वाले, कि वहाँ अंडमान निकोबार में सैनिटन आइलैंड पे आदिवासी लोग रहते हैं और उन्हें स्पेशल राइट चाहिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो वो राइट भी हम यहीं से देंगे उन लोगों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से नई चीज आएगी, वो राइट भी यहीं से मिलेगा इन्हें। ठीक, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 30 का नाम वैसे यहाँ खुद ही आ गया, वो मैं आगे भी समझाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा था। आर्टिकल नंबर 16 वैसे कोई काम का नहीं है, मतलब अगर मैं कहूँ कोई भी स्पेशल पूछेगा, मेन चीज जो याद रखने की है यहाँ पे वो यही है कि आर्टिकल समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 जाता है, नंबर एक। और दूसरा क्या है कि जो 15वां आर्टिकल है वो हर तरह की समानता का अधिकार आपको प्रदान करता है। स्पेशल राइट जो है वो आर्टिकल नंबर 15 में है। ठीक है, और एक ये हो गया वैसे आर्टिकल नंबर 17। 16 तो इतना मतलब का नहीं है। आर्टिकल नंबर 17 मतलब अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी, है ना। अनटचेबिलिटी से मुझे वैसे कुछ याद आता है स्पेशल, कि एक मतलब हमारे ये रहे हैं दोस्त कॉलेज में हमारे, अरुण शर्मा जी जानते हैं थोड़ा बहुत उन्हें, तो डॉक्टर राजकुमार है एक, है ना। तो डॉक्टर राजकुमार की जो शादी है वो लगभग 40 साल की उम्र तक नहीं हुई। ठीक है, तो वो आदमी कहता है कि मैं हूँ अनटचेबल। ठीक है, आई एम ओरिजिनल अनटचेबल पर्सन। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी जो है, मतलब अनटचेबिलिटी का उसने मीनिंग ही थोड़ा अलग बदल दिया। ठीक, तो अनटचेबिलिटी के जो प्रोविजंस है वो आर्टिकल नंबर 17 में किया गया कि कोई भी आदमी किसी भी आदमी को अब से अनटचेबल नहीं समझेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज को छूने के बाद में, है ना, जैसे कोरोना काल था ये स्पेशल टाइम था कि भाई किसी चीज को छूने के बाद तुम्हें नहीं छूनी है। ठीक है, तो वो स्पेशल प्रोविजंस में तैयार किए गए। लेकिन क्योंकि पूरे देश में क्या था, इमरजेंसी लागू हुई, धारा नंबर 144 लगाई गई, तो जब इमरजेंसी लागू होती है तो उस दौरान आपके मूल अधिकार छिन जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर एक सवाल और बनता है कई बार कि इमरजेंसी के दौरान कौन कौन से मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। ठीक है, इस चीज को लिख लो थोड़ा सा, और थोड़ा सा होमवर्क कर लेना हल्का सा इस पे कि कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जिन्हें इमरजेंसी के दौरान छीना नहीं जा सकता। ठीक, तो इमरजेंसी आई इसलिए कुछ अनमोल अधिकारों को छीन लिया गया, लोग एक दूसरे को अनटचेबल समझने लगे, है ना, कि लोग एक दूसरे से ऐसे दूर भाग रहे थे कोरोना काल में जैसे मौत उनके सामने घूम रही हो। ठीक, तो ये आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को लेके है। कई बार डायरेक्ट भी पूछा गया है इस पे सवाल कि आर्टिकल नंबर जो 17 है वो किससे लिंक है। ठीक, आर्टिकल नंबर 18 एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 18 क्या कहता है कि किसी भी आदमी का जो सरनेम होगा वो सरनेम सिर्फ भारत सरकार के नियम अनुसार ही निर्धारित होगा। किसी भी आदमी का सरनेम, मतलब सरनेम नहीं, सॉरी, टाइटल नेम, आई एम रॉन्ग, गोइंग रॉन्ग, टाइटल नेम जो भी होगा, टाइटल नेम लाइक दैट डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है, या कर्नल, ब्रिगेडियर। ठीक, तो ये जो टाइटल नेम होंगे जितने भी, वो टाइटल नेम भारत सरकार के नियम अनुसार ही लागू किए जाएंगे। यहाँ क्लियर लिखा है उपाधियों का अंत। उपाधि कौन सी, पहले क्या होता था, महाराजा, राजा अधिराज। ठीक है, आजकल भी वैसे चलता है, क्या बोलते हैं उसे, श्री श्री 108 महाराजा, ये। ठीक है, तो वो जनरली क्या है कि इस तरह की कोई भी उपाधि आदमी धारण नहीं कर सकता हमारे देश में, केवल भारत सरकार की मर्जी से ही कुछ उपाधियां आपको मिलेंगी। ठीक, चलिए, है ना। तो जनरली आपको क्या करना है, आर्टिकल नंबर 15 समानता में जो याद रखना है, आर्टिकल नंबर 15 में थोड़े से क्या प्रोविजंस किए गए, आर्टिकल नंबर 17 और आर्टिकल नंबर 18 है क्या क्या बेसिकली। ठीक, आर्टिकल नंबर 19 स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता होगी किस चीज की, बोलने की, अभिव्यक्ति की, शांतिपूर्ण और नियुद्ध सम्मेलन करने की, संगम करने की या संघ बनाने की, सहकारी सोसाइटी बनाने की, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर संचरण करने की एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कंफ्यूजन पैदा होता है ना कई बार, वैसे ऐसा सवाल आपके पेपर में शायद ही पूछा जाए, यूपीएससी से मुझे याद आ गया
ऐसा सवाल एक बार यूपीएससी में पूछा था किसी ने, मतलब 17 में, शायद 17 में था, 17 या 16 में, कि उसमें ये लिखा था कि जो अभद्र संचरण है, एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये वाली जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में है या फिर आर्टिकल नंबर 15 में है, क्योंकि ये चीज दोनों जगह एक सी लगती है। एक आदमी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर रह सकता है, जैसे राहुल यहाँ से गया, महाराष्ट्र में रहता है आराम से, है ना, उसको मतलब अपना देश नजर आता है, या जैसे गौरव है भाई उत्तराखंड में आराम से रहता है ना, उसको ऐसा नहीं कि ला आज पासपोर्ट दिखा, कल को कुछ, कल को कुछ नया, परसों को कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, ऐसा नहीं किया जाता आपके साथ। या बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं, है ना, दिल्ली में बिहारी आके रहने लगे, तो ये नहीं कि भाई बिहारियों को लात मार मार के भगा दो, है ना। तो ये जो संचरण करने की जो अधिकार है, संचरण करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 देता है, ना कि आर्टिकल नंबर 15। ये कंफ्यूज करता है एक्चुअल में कई बार करेक्टली। ठीक है, तो वैसे आपसे ऐसा सवाल शायद ही पूछा जाए, उम्मीद है, लेकिन ये है कि ठीक है, फिर भी याद रहेगा, है ना। उसके बाद में आदमी के व्यापार करना है, जीविका का जुगाड़ करना है, व्यापार करना है, कारोबार करना है, ये अधिकार भी आपको आर्टिकल नंबर 19 ही देता है। ठीक। उसके बाद में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, यानी जो अखबार वाले हैं हमारे, है ना, अखबार वाले, टीवी चैनल वाले, न्यूज वाले, उनको जो आजादी है या उनको जो संगठित बनाने का तरीका है, वो आर्टिकल नंबर 19 ही प्रदान करता है। ठीक। मीडिया से डायरेक्ट रिलेटेड आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 15 से उनका कोई लेना देना नहीं है, या अलग से कोई आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 ही उनके लिए काम करता है कि भारत में जो मीडिया होगा उसकी रेगुलेशन क्या होंगी, आर्टिकल नंबर 19 की ही रेगुलेशन उस पर लागू होंगी। ठीक। क्योंकि न्यूज बोलने वाला आदमी भी भारत का एक नागरिक ही होता है, इसलिए एज इट इज, एज इसे मान लिया गया कि मीडिया के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनेगी। बहुत सारे देश हैं जिनमें मीडिया के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई जाती है, लेकिन हमारे देश में मीडिया के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं है। ठीक। तो यो स्वतंत्रता की आजादी आर्टिकल 19 में आएगी। हाँ, स्वतंत्रता की आजादी सिर्फ आर्टिकल नंबर 19 है, बेसिकली 19, 20, 21 और 22, जिसमें 21 नंबर मेरा फेवरेट है। वो हाँ, हम 21 नंबर मतलब हमको मेरा चाहिए फेवरेट आजादी, है। हमको चाहिए आजादी हाँ, वाला। हमको चाहिए आजादी वाली। ठीक। है ना, मैं थोड़ा समाजवादी व्यवस्था वाला आदमी हूँ, तो इसलिए आर्टिकल नंबर 21 ज्यादा पसंद है मुझे। ठीक है, तो अब आर्टिकल नंबर 19 जो कहता है वो जनरली ये कहता है, आर्टिकल नंबर 19 के बाद जो 20 है, ये क्या करता है, 20 20 काउंटर बन लगाता है। आर्टिकल नंबर 20 क्या करता है, काउंटर बनाता है, काउंटर। काउंटर इन द सेंस कि आपकी बोलने की आजादी कब तक है, आप मतलब कितना बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर दो, कहो कि भाई बोलने की आजादी है। ठीक है, तो आपकी आजादी किस लिमिट तक है, उस लिमिट को वो डिसाइड करता है। जनरली लिमिट क्या डिसाइड है, ज्यादा सोचने विचारने की, ज्यादा आर्टिकल को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लिमिट सिंपल शब्दों में डिसाइड है कि अगर आर्टिकल नंबर 19 का कोई भी सिस्टम आर्टिकल नंबर 15, 16, 17, 18 और 19, 18 तक के सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, अगर यानी अगर वो क्या कर रहा है, समानता का अधिकार छीन रहा है, आपका स्वतंत्रता का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर आपकी काउंटर कर दिया जाएगा कि आप उस लिमिट तक ही स्वतंत्र हो। ठीक है ना। चलिए, है ना, तो 20 आर्टिकल आपको ये समझाने की कोशिश करता है। आर्टिकल नंबर 21 फेवरेट है मेरा। आर्टिकल नंबर 21 क्या है, देखो सबसे नीचे वाली लाइन में देखो, बड़ा सिंपल शब्दों में लिखा है, भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार। ठीक। भारत के संविधान में जीवन का अधिकार है, ये ये तो हर, तुमने अलग से लिखी है। हाँ, ये अलग से इसलिए तो लिखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो भारत के संविधान में जो जीवन का अधिकार है ना, वो आर्टिकल नंबर 21 देता है हमको। आपकी जो ये शरीर है पूरा, है ना, जो गीता में लिखा है ये शरीर मर जाएगा और आत्मा जिंदा रहेगी, तो भारतीय संविधान आत्मा जैसी कोई बात नहीं करता। वो कहता है ये जो देही है, ये जो आपका शरीर है, इसको जिंदा रखना भी एक मूल अधिकार है। भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार जिंदा रखने का वादा करती है हर हालात में, ये आर्टिकल नंबर 21 कहता है। ठीक। अब समय के साथ साथ क्या हुआ कि भाई कुछ लोग पहुंचे कि भाई प्राण है, देही है ना, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि कपड़े नहीं है बदन पे तो, या खाना नहीं मिल रहा है तो। ठीक। तो मेनका गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट
ये चीज है, मतलब आर्टिकल नंबर 21 के लिए, या आज के टाइम पे एक आर्टिकल नंबर 21 में एक विवाद चला था कुछ दिन पहले कि जो मेरी आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड में मेरा बायोमेट्रिक डेटा अवेलेबल है जो मेरा पर्सनल है, वो मेरे अलावा किसी और का डाटा नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो उस डाटा को संरक्षित करने का अधिकार, या उस डाटा को मैं सरकार को दूं या ना दूं, गवर्नमेंट ने क्या किया, मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा सब कुछ आधार है, अगर आधार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, कोई राशन नहीं मिलेगा, कहीं बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा, आधार लाओ सब कुछ होगा। ठीक है, तो लोग कहे बे अच्छा आधार हुआ। ठीक, तो लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट कि ये मेरा पर्सनल बायोमेट्रिक डेटा है और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपना इस डेटा को अगर किसी को नहीं देना चाहता तो इसके लिए मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपको निजीता का अधिकार है, पर्सनल राइट। आप बंद कमरे में सेक्स करें या बंद कमरे के बाहर सेक्स करें, ये अधिकार भी आर्टिकल नंबर 21 ही आपको देता है। ठीक, जेएनयू में जाइए, वो अच्छे से समझाते हैं आर्टिकल नंबर 21 को, बाहर कर जेएनयू सकते हैं वाले। क्या? हाँ, कर सकते हो। आर्टिकल नंबर 21 आपको पूरा अधिकार देता है, इसलिए तो जेएनयू वाले एंजॉय करते हैं। ठीक, तो जो आर्टिकल नंबर 21 है, आर्टिकल नंबर 21 मतलब जो लाइन यहाँ लिखी है स्पेशली, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या देह की स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। अगर जब तक कोई ऐसा नियम नहीं बन जाता कि आप खुले में सेक्स नहीं कर सकते, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, तब तक आपके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होगा, बिल्कुल भी, है ना। तो आर्टिकल नंबर 21 जो है वो आपको हर तरह का अधिकार देता है कि कोई भी तो आदमी आपका, हाँ। सेल्फ डिफेंस भी इसमें आएगा? हाँ, सेल्फ डिफेंस भी इसमें ही आएगा ऑफ कोर्स। अच्छा। ठीक, इसके अलावा और कोई, देखो आर्टिकल नंबर 21 आपको किस तरह की स्वतंत्रता देता है, किस तरह का मूल अधिकार है, एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार। एक शब्द में मतलब समझ लो इस लाइन में कि एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 आपको देता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है कि एक आदमी को कभी भी इंदिरा मतलब मेनका गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि भारत सरकार हर आदमी के लिए हवाई यात्रा का प्रबंध करे, हर आदमी को हवाई जहाज में बैठने का अधिकार होना चाहिए। ठीक, और लोगों को बैठाए हवाई जहाज में, अगर कोई यात्रा रेल से दूर पड़ रही है तो वो उस आदमी को हवाई जहाज से लेके जाए, उसके लिए वो सब्सिडाइज करे। ठीक, जब मेनका गांधी अपना ये वॉर जीती थी तो उसके बाद से ही पीएमएस सिस्टम आया कि हर आदमी को राशन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक, है ना। तो आर्टिकल नंबर 21 क्या है, आर्टिकल नंबर 21 मीन सब कुछ, जो भी मूल मतलब अपनी पसंद की लड़की से शादी करने तक का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 देता है ना। मुझे याद आ गया, पीसीएस यूपी पीसीएस का शायद ये था 16 17 वाला पेपर था, उसमें ये सवाल बिल्कुल था कि अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार कौन सा भारतीय संविधान का आर्टिकल देता है, तो वो आर्टिकल नंबर 21 है, अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। जो भी अधिकार ऐसा लग रहा है कि बाकी किसी और आर्टिकल में नजर नहीं आ रहा, है ना, मतलब जैसे समानता का अधिकार पहले निकल गया, स्वतंत्रता बीच में निकल गई, है ना, धर्म इसके बाद आएगा। ठीक, लेकिन इसके अलावा कोई और अधिकार आपको दिख रहा है ना, तो वो अधिकार कहाँ पर आके फंसेगा, 21 में हमेशा। ठीक है, तो 21 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है थोड़ा, इसलिए कि 21 को जो कहा गया कि अपनी पसंद की, इवन अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार, अपनी पसंद से कपड़े पहनने का अधिकार, ठीक है, या अपनी पसंद के बाल रखने का अधिकार, किसी को आप पसंद करते हैं उसका अधिकार, वो सारे जो अजीबोगरीब अधिकार हैं, ये अधिकार नंबर आर्टिकल नंबर 21 में दिए गए। ठीक, इसलिए आर्टिकल नंबर 21 इंपोर्टेंट हो जाता है थोड़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद में जो ये 21 का कै है, 21 के कै को हमने 2002 में, 21 के कै को 2002 में जोड़ा गया। क्यों, इसे मैं क्यों बता रहा हूँ एक्चुअल में, ये क्या है, भारत में पहले शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, है ना। अभी जब आगे थोड़ा सा बताऊंगा ना तो वो चीज समझ में आएगी आपको कि जो शिक्षा का अधिकार था वो मूल अधिकार नहीं था। अब मूल अधिकार क्यों नहीं था,
क्योंकि भारत सरकार के पास में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी या इतनी क्षमता नहीं थी कि वो हर आदमी को शिक्षा देने का अरेंजमेंट कर सके। ठीक, जैसे आज के टाइम पे क्या किया गया, हमने क्या किया, 1 से लेके 8 तक के बच्चों की हम कोई फीस नहीं लेते, है ना, वो आपकी मर्जी है, आप जबरदस्ती। किसी कुछ बोलना है? नहीं, चलो। जैसे आर्टिकल नंबर 21 में हमने 21 क्या में क्या किया कि हमने कहा शिक्षा का अधिकार भी एक मूल अधिकार होगा। पहले ये जो शिक्षा का अधिकार था, ये पहले था नीति निर्देश के तत्व में। अभी इसके बाद एक चैप्टर आएगा, मतलब ये चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 आएगा। देखो चैप्टर के नाम याद कर लीजिएगा संविधान के। चैप्टर नंबर 1 भारत और उसके संघ राज्य, चैप्टर नंबर 2 नागरिकता, चैप्टर नंबर 3 मूल अधिकार, चैप्टर नंबर 4 नीति निर्देश के तत्व, चैप्टर नंबर 5 क्या बोलते हैं उसे, संघ, चैप्टर नंबर 6 राज्य है, चैप्टर, इस तरह से चैप्टर जो भी है 9-10 चैप्टर है, याद करने होंगे एक एक करके। 9वां हो गया पंचायत, 9वां का क्या है, नगर पालिकाएं। ठीक है, 11 नंबर, 10 और 11 शायद 10 नंबर हो गया आपका ये इमरजेंसी, 11 नंबर हो गया चुनाव, क्या बोलते हैं उसे, निर्वाचन आयोग बेसिकली। ठीक है, तो वो एक एक करके याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, आसान सी चीज है, एक दिन का रट्टा रहेगा, याद हो जाएगा। तो ये पहले क्या था, चैप्टर नंबर 4 में था ये अधिकार। चैप्टर नंबर 4 में ये आर्टिकल था पहले लिखा हुआ कि राज्य क्या करेगा, कुछ बच्चों को पढ़ाएगा, है ना। इवन यहाँ तक भी पूछा गया है एक बार एक पेपर में तो, कि कितनी साल तक की उम्र के बच्चों को पढ़ाएगा राज्य। तो देखो यहाँ उम्र मेंशन है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष। ठीक है ना, मतलब यहाँ ये सवाल तक भी पूछा गया है पेपर के अंदर कि कितनी उम्र तक के बच्चों को राज्य पढ़ाने का अरेंजमेंट करेगा, तो वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को राज्य पढ़ाने का अरेंजमेंट करेगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल नंबर 21 क्या है, उसको 2002 में जोड़ा गया। कौन से संशोधन से, 46वां संशोधन। ठीक है, 86वां, 86वां, है ना। 86। हाँ, ये मतलब डायरेक्ट आता है ये सवाल, 86 संशोधन 2002 से कब क्या जुगाड़ किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में डाला गया। ठीक, और किसके अंडर में डाला गया, आर्टिकल नंबर 21 के अंडर में, है ना। डायरेक्ट सवाल है, पेपर भी एजुकेशन का है, तो पूछने में कोई किसी को बुराई नहीं है कि कोई नहीं पूछ सकता, आसानी से डाल देगा पेपर बनाने वाला। ठीक है, चलो, है ना। आगे देखते हैं, आर्टिकल नंबर 21 समझ में आया गौरव, मेरा फेवरेट क्यों है अब? कुछ भी कर सकते हैं हम इसके अंदर। हाँ, कुछ भी, इसलिए फेवरेट मतलब है। कुछ भी पूछेगा ना, क्या करा करो, आर्टिकल 21 पढ़ ले जाओ। हाँ, ठीक है ना। तो आर्टिकल नंबर 21 ना, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है कि आर्टिकल नंबर 21 में अगर कोई इशू पैदा हो रहा है, आर्टिकल नंबर 21 को अप्लाई करने में, आर्टिकल नंबर 21 को अर्न करने में आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप कहाँ जाएंगे, भगे हुए न्यायालय जाएंगे या थाने जाएंगे, कचहरी जाएंगे, है ना, रक्षा करनी है, प्रतिरक्षा करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है आपको, जो भी करना है वो आर्टिकल नंबर 22 के तहत आपको बताया जाएगा कि किस तरह करना है। ठीक है, इवन यहाँ तक है कि अगर आपको क्या करते हैं, क्योंकि आपकी क्या देही है और आप किसी का मर्डर कराते हैं, आपने क्या किया, एक आदमी का खून कर दिया किसी कारणवश, और खून करने के बाद में आप कहते हैं कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है, तो इंस्टेंटली आपको क्या नहीं समझा जाएगा, क्रिमिनल नहीं समझा जाएगा, आपको आर्टिकल नंबर 22 के तहत स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं। ठीक, कि आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, वहां आपका वकील होगा या नहीं होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि वकील है या नहीं है। ठीक है, बाकी जिंदगी में मैंने इसे लागू होता कभी नहीं देखा, मतलब रियल लाइफ में। जिसकी सरकार उसकी भैंस, जिसकी भैंस उसकी सरकार, सब कुछ चलता है। एक बार थाने में पहुंच जाओ भाई साहब, पुलिस वाले रात को अलग से मार रहे हैं, दिन में अलग से पीट रहे हैं, तो ये ना पूछते कि आर्टिकल नंबर 20 कौन सा, 21 कौन सा। ठीक है, और तो गाड़ी चली जाए तो गाड़ी गाड़ी पलट देते हैं कभी कभी तो। हाँ, कुछ भी जो मन में आए जिसको। ठीक है, तो इसको, इस आर्टिकल को मैंने जनरली अप्लाई होते बहुत कम देखा है, ये आर्टिकल केवल तब अप्लाई होता है जब आप बाहुबली होते हैं, है ना। जैसे कुलदीप सहगल पुराने विधायक रहे हैं, बलात्कार करो, रेप करो, कुछ भी करो, आजादी से घूमो, है ना। आजकल एक मुद्दा और चल रहा है, मिश्रा जी वाला, वो गाड़ी चढ़ा दिए मिश्रा जी कुछ लोगों के ऊपर, है ना, वीडियो भी आ गई, फिल्म भी बन गई, कुछ क्या बोलते हैं वो भी मिल गए हैं, आई विटनेस भी है, लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं कि आर्टिकल नंबर 22 के तहत भाई मिश्रा जी को संरक्षण दिया जाए। ठीक, है ना, तो आर्टिकल नंबर 22 जो है वो तब काम आता है जब आप बाहुबली हैं। ठीक है, इसको वैसे मेरे हिसाब से जितना जल्दी खत्म कर दें उतना बेटर है, उतने काम का आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये आम नागरिकों की मदद कम और बाहुबलियों की मदद ज्यादा कर रहा है। ठीक, चलो,
22 के बाद में 23, है ना। ये शर्मा जी का स्पेशल आर्टिकल है, शर्मा जी का कंपनी जो है शर्मा जी का शोषण कर रही है ना। तो किसी भी आदमी का शोषण नहीं किया जाएगा, किसी भी हालात में, किसी भी हालात में किसी आदमी का शोषण नहीं किया जाएगा। किसी भी आदमी को क्या किया जाएगा, उसको नियम और शर्तों के साथ ही काम पे रखा जाएगा। बिना नियम शर्तों के किसी आदमी को काम पे हमारे यहाँ देश में नहीं रखा जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 24 बिल्कुल साफ कर देता है। कि आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है कि बिना नियम और शर्तों के साथ किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल भी। अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया 24 घंटे काम करने का, तो भैया 24 घंटे काम करेंगे। लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट काम साइन हुआ है कितने बजे, 5 बजे तक का, तो 5 बजे बैग बंद करो और चल दो। कि अब मैं किसी की नहीं सुनता। ठीक है। तो जो आर्टिकल नंबर 23 है वो शोषण के विरोध का अधिकार देता है आपको, कि आपका शोषण कोई नहीं करेगा किसी हालत में। ठीक। और ये वाला शोषण कौन सा वाला, देखो यहाँ वाला जो शोषण है ये अलग है। आर्टिकल नंबर समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 17 और 18, 17 का जो शोषण है वो अलग चीज है। इस शोषण को शोषण से बिल्कुल अलग रखा गया है। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर क्या है, समानता थी किस चीज की, धर्म की और पता नहीं किस किस की, इसलिए उस आर्टिकल को वहां पे इंगेज किया गया। ठीक। तो ये शोषण वाला अलग हो गया थोड़ा सा। चलो वैसे भी कोई किसी का शोषण करता है तो होता कुछ ना, शोषण होने दो। ये स्पेशल प्रोविजन है कि मतलब किसी भी 14 वर्ष की आयु के कम बच्चे को उसमें नहीं रखा जाएगा, बेसिकली नौकरी पे, है ना। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी पे नहीं रखा जाएगा। यानी बाल श्रम हमारे यहाँ पूर्ण रूप से प्रोहिबिटेड है। बेशक चाय की दुकान पे छोटा बालक ही मिले या बनिए की दुकान पे मजदूरी करता हुआ 10 या 11 साल का बालक मिले, लेकिन शोषण बर्दाश्त नहीं किया लेकिन जाएगा। चाइल्ड लेबर नहीं मंजूर है। नहीं। हाँ। ठीक है। तो कागजों में। हाँ ये जो आर्टिकल है ना, मतलब मतलब आपका 24 नंबर, सॉरी 22, 23, 24 नंबर जो भी है, इतने अच्छे से काम मैंने करते कभी नहीं देखा इन आर्टिकलों को। मतलब शोषण के आर्टिकल, विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। हाँ इन आर्टिकलों में क्या है कि इतना दम नजर नहीं आता, लेकिन 21 नंबर आर्टिकल में मुझे बहुत दम नजर आया है आज तक। ठीक। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 15, धर्म का अधिकार, है ना। तो धर्म का अधिकार क्या होगा, वो सीमित है। धर्म का अधिकार सीमित कैसे है, देखो आर्टिकल के जो क्रम है, मैंने क्या कहा, आर्टिकल नंबर 19 की कोई भी बात अगर आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 को परेशान करेगी, तो आर्टिकल नंबर 19 वहां लागू नहीं होगा। मैंने शुरू में बताई ना ये वाली बात, तो इस चीज को दिमाग में रखो। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट चले ये सीधा सीधा, कि आर्टिकल नंबर 19 के अंदर कोई भी बात, मतलब कोई भी स्वतंत्रता, अगर आप किसी को गाली देने लगते हो, उसके समानता का अधिकार छीना जा रहा है उसके जरिए, तो आर्टिकल नंबर 19 को नहीं माना जाएगा किसी भी हालात में। तो ऐसे ही यहाँ पर ये है कि आर्टिकल नंबर 25 की कोई भी बात अगर आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक को तंग करती है, तो धर्म की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी उस हालात में, जैसे कि 3 तलाक। बात समझ में आई। मतलब वह सिंपल सा ही है कि मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। हाँ बन है गया ना ठीक ना है। ना ना ना, ऑर्डर है ना, देखो जिसको सीनियरिटी मिली हुई है, आर्टिकल नंबर 14 सीनियर है 15 से, हम्म। जिसको तो सीनियरिटी मिली 15 हुई का है। खंडन, तो 14 का हाँ, खंडन ना हो। 14 का खंडन 15 नहीं कर सकता कभी भी। ठीक। ठीक है ना, तो ये सीनियरिटी है, ये नहीं कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल अच्छा। क्लियर कट है कि 15, 25 वाला नीचे वालों को शोषण नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना। तो 25, अगर धर्म की स्वतंत्रता आपकी मूल स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है, तो धर्म वहां पर अप्लाई नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 25 हमें धर्म का अधिकार धर्म और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और ऐसा अधिकार देता है कि आप लोक व्यवस्था और सदाचार एवं स्वस्थ रहते हुए, देखो यहाँ बिल्कुल क्लियर कट है, अगर एक धर्म ऐसा है जो आदमी को बीमार बना रहा है, ठीक, मतलब कोई धर्म है उसके अंदर कुछ ऐसे क्रियाकलाप है जिसके कारण आदमी बीमार हो जाता है ना, तो उस धर्म को आपको नहीं मानना होगा, या उस धर्म को राज्य अपने आप से ही खंडित कर देगा कि भाई ये धर्म हमारे यहाँ देश में लागू नहीं हो सकता किसी हालात में, क्योंकि ये लोक व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है। या कोई एक ऐसा धर्म आए, मतलब क्या हो कि जो हमारी जिहादी संस्थाएं हैं ये थोड़ी सी जाग जाएं, कहे कि मुस्लिम तो जिहाद करते हैं, है ना, कि इनका काम तो वही हाथ में तलवार लो और मारो। तो ये है, तो वो क्या दिक्कत करेगा आपको खड़ी, कि तलवार लो और मारो योजना क्या
क्या दिक्कत करेगा कि लोक व्यवस्था को परेशान करेगा। तो लोक व्यवस्था किसी भी हालात में परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद में धर्म के अंदर सामाजिक कल्याण एवं सुधार के सभी विकल्प अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि पहले सती प्रथा थी भारत में, सती प्रथा हटा दी। ठीक है, उसको धर्म ने एक्सेप्ट भी किया कि भाई ठीक है, अब सती प्रथा काम की नहीं है, छोड़ दो। या आजादी के बाद हमने क्या देखा कि दहेज प्रथा लोगों को परेशान कर रही थी, चलो भाई दहेज प्रथा हटा दो। या जैसे तीन तलाक परेशान कर रहा था लोगों को, तभी तीन तलाक को भी हम घोड़ दो। ठीक। तो ये क्या होगा, जो धर्म की स्वतंत्रता होगी उसके अंदर दो तीन गुण होंगे। और बेसिकली क्या है, कई बार वैसे इतना कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, उम्मीद तो यही है, लेकिन यह है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्या होगा, आर्टिकल नंबर 25 और 26, 27 और 28 में होगा। आर्टिकल नंबर 25, 26 और 27 बड़े सिंपल से आर्टिकल है कि क्या क्या करना होगा, है ना। उसके बाद क्या है, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा, धर्म के अंदर टैक्स कलेक्शन की पूरी संभावनाएं अवेलेबल है। ये अधिकार आपको आर्टिकल नंबर क्या बोलते हैं उसे 27 देता है कि जैसे आपका धर्म है, आपको उस धर्म के नाम पर चंदा इकट्ठा करना है। धर्म के नाम पर आप चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं तो चंदा आप इकट्ठा कर सकते हैं। चंदा इकट्ठा करने का मीन्स टैक्स कलेक्शन का राइट, ये अपना आप में बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक। तो जो टैक्स कलेक्शन का अधिकार है वो धर्म के जरिए किया जा सकता है। आप चंदा इकट्ठा कर सकते हैं धर्म के नाम पे। ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 27 में है। कई बार क्या होता है कि क्या धर्म टैक्स कलेक्शन का अधिकार देता है, आप कहते हो नहीं देता है, तो वो गलत है। टैक्स कलेक्शन का राइट है धर्म के जरिए। ठीक। आर्टिकल नंबर 29 है ना, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई गई, है ना, किस आधार पर बनाएगी, संस्कृति शिक्षा के आधार पर या धर्म के आधार पर या फिर भाषी आधार पर। शिक्षा के आधार पर बनाई हुई। शिक्षा के आधार पर, है ना, उनमें से किसी आधार पर नहीं बनाएगी। माइनॉरिटी राइट को रिजर्व करने के लिए वो आर्टिकल नंबर 16 का 4 जो पहले बताया गया था ना, समानता का अधिकार, हम्म। वो उसके तहत बनाई गई। तब तुमने ऑप्शन नंबर दिया है तो। समझ में आई बात नहीं आई, है ना। हम्म। तो कई बार यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार वो सोच, जैसे हम कहते हैं कि अल्पसंख्यक क्या बोलते हैं शिक्षण संस्थान, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान अलग चीज है। देखो, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान वो संस्थान होते हैं जिनके अंदर उस धर्म की शिक्षा दी जाए। मतलब मुस्लिम अपने आप में अल्पसंख्यक है, तो ये क्या करेंगे, मदरसा बना सकते हैं, मदरसा, हाँ हाँ। है ना। तो मदरसा आर्टिकल नंबर 30 में बनेगा, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आर्टिकल नंबर 30 से नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे। ठीक। थोड़ा थोड़ा। है ना, तो ये मतलब थोड़ा सा क्या करता है, कंफ्यूज करता है एक्चुअल में। देखो, ये जो चीजें हैं ना कॉन्सेप्चुअल हैं। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते समय रटने की कोशिश करते हैं, सवाल वाला पूछता कुछ है, हम वहां जाके पेपर में देखते हैं कि साला ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि सवाल के बदले सवाल नहीं आता। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर बनाएंगे ना चीजों को, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कि ये कॉन्सेप्ट इससे है, तो बड़ी आसानी से संविधान के जितने सवाल हैं हो सकता है सही हो जाए सारे के सारे। ठीक। है ना। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल नंबर 30 आपसे क्या कहता है कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट हैं वो हम बना सकते हैं। ठीक। लेकिन हमें वहाँ क्या करना होगा, माइनॉरिटी शिक्षा भी देनी होगी। जैसे जितने भी जैन धर्म के इंस्टीट्यूट हैं, मान लिया ये वाले वर्धमान नाम पे बहुत इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वर्धमान कॉलेज, ये वर्धमान यहाँ पर, वर्धमान वहां पर, वर्धमान के नाम पे बहुत सारे हैं। तो वर्धमान अपना अपॉइंटमेंट क्या करता है, अपने जैनी जैनी को वो कॉलेज में भर लेता है बहुत सारा। या इवन जैसे सेंट स्टीफन सिस्टम है, सेंट जेवियर्स या सेंट स्टीफन सिस्टम है, तो ईसाई वाले क्या करते हैं, अपने अपने ईसाई उसके अंदर भर लिए। ठीक है। तो वो ईसाई केवल तब भर सकते हैं कि जब वो इसके अंदर कोई ना कोई धार्मिक शिक्षा दे रहे हों। अगर उन्होंने उसके अंदर धार्मिक शिक्षा नहीं दी है तो वो इस काम को नहीं कर सकते। बेशक वो धार्मिक शिक्षा के साथ विज्ञान पढ़ाएं, अंग्रेजी पढ़ाएं, कुछ भी पढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके यहाँ एक सब्जेक्ट धार्मिक शिक्षा भी जरूर होगा। ठीक। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट स्टीफन, सॉरी सेंट जेवियर्स तो कोलकाता वाला है, सेंट जेवियर्स सेंट स्टीफन कॉलेज। सेंट स्टीफन की स्थिति क्या है कि वहां पर लगभग मोर देन 50% जो फैकल्टी है वो ईसाई है, क्रिश्चियन वाले हैं सभी लोग। तो इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां पर वो क्या कहते हैं कि हम बच्चों को डेली आधा घंटे
ये जो ईसाई धर्म की शिक्षा है ये देते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई उसे पढ़ने नहीं जाता बालक वहाँ का, वो तो सब जिसको फिजिक्स ऑनर्स में एडमिशन मिल गया वो फिजिक्स ऑनर्स पढ़ता है, जिसको केमिस्ट्री ऑनर्स में मिल गया वो केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ता है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हम सुबह को एक सिलेबस में हमारे में सुबह 7 बजे की एक क्लास चलती है और ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। ठीक, तो वो जबरदस्ती बाई फोर्स करके एडजस्ट किए हुए हैं, तो इस कारण से वो उस इंस्टीट्यूट को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवा पाए हैं। ठीक, कई बार ये काम एएमयू भी कर लेता है, 1-2 बार एएमयू में भी हुआ बीच बीच में, फिर कभी स्टेटस चला जाता है कभी वापस आ जाता है। ठीक है, जामिया का हालात थोड़े अलग है इससे, जामिया में ऐसी स्थिति शायद 1 या 2 बार आई, अदरवाइज ऐसी स्थिति जामिया में कभी नहीं आई कि उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया हो। ठीक है, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी अभी भी शायद ओस्मानी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जबकि उसे एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का दर्जा आज भी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर पढ़ाया क्या जा रहा है बेसिकली। ठीक है, ये दोनों में कॉमन सा डिफरेंस है। सही, अगला आर्टिकल नंबर 31 वैसे मतलब काम का नहीं था, मैंने बस खाली लिख दिया है। आर्टिकल नंबर 31 देखो क्या है ना। आर्टिकल नंबर 31 वैसे किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर सामने आया तो बता देता हूँ। आर्टिकल नंबर 31 क्या है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में शोषण हो जाए। मतलब एक, अब तो अभी तक तो हमने बात करी एक आदमी वर्सेस आदमी की, जो अधिकार मूल अधिकार है वो मिलते हैं आदमी को। तो हमने कहा कि राज्य को क्या अधिकार मिला है, तो आर्टिकल नंबर 31 क्या कहता है, राज्यों को भी कुछ अधिकार है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किस तरह का व्यवहार करेगा। ठीक है, मतलब एक संस्था दूसरी संस्था के साथ किस तरह का व्यवहार करेगी वो आर्टिकल नंबर 31 बताता है, और उनके अधिकार क्या होंगे। ठीक, उसके बाद में द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस भारतीय संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा जरूरी कोई आर्टिकल नहीं इस भारतीय संविधान में। अगर इसको खत्म कर दो संविधान खत्म उसी दिन। ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जब पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा लगा, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आर्टिकल नंबर 32, और बाद में इसे जैसे जैसे समय बीतता गया इस आर्टिकल को दर्जा दिया गया संविधान की आत्मा। अगर कोई आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा कौन सी है या आत्मा किसको कहा जा सकता है, तो आप आंसर देंगे आर्टिकल नंबर 32 को। ठीक, कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाएगा, आर्टिकल नंबर 32 को। आर्टिकल नंबर 32 क्या है कि इतनी लंबी लंबी बातें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बात करी लोगों ने कि भाई हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, हम आपको समान रखेंगे, कोई आपका शोषण नहीं करेगा, अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ले, कोई टेंशन नहीं है, ये है वो है, हम बहुत सारे काम करेंगे, पता नहीं क्या क्या। ठीक, लेकिन अब नहीं हुए तो क्या होगा, सोचो। मतलब संविधान ने वादे तो किए, लेकिन अगर वादे पूरे नहीं होते तो क्या होगा। क्या होगा बता। समझ गए क्या होगा बता। तो अब तो फिर वो ये कि तुम के कोर्ट जाओगे, ये हाँ करोगे वो एग्जैक्टली, करोगे। तो भारत के नागरिक को इंडिविजुअल रूप से, इंडिविजुअल मतलब ऐसा नहीं कि वो ग्रुप में इकट्ठा होगा, 5 आदमी इकट्ठे करने पड़ेंगे या बड़ा संघ बनाना पड़ेगा, वो नहीं। इंडिविजुअल अकेला नागरिक भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। देखो, इन अगर उसके मौलिक अधिकारों का शोषण होता है, तो मौलिक अधिकारों के शोषण के मतलब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो उस केस में कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। इसके नीचे के न्यायालय में बिल्कुल नहीं जाएगा वो, मतलब उसके पास नहीं जाएगा एसडीएम कोर्ट में, या वो जाके एफआईआर नहीं कराएगा। वो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक, अब अगर सवाल आता है पेपर में मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है, तो आंसर क्या होगा। आर्टिकल 32 है जी हमारा संरक्षक। हाँ, आर्टिकल नंबर 32 में कौन संस्था है, उच्चतम उच्च न्यायालय। न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। हाँ, नहीं समझे। लिख लो इसे। हाँ, ये देखो ये कॉन्सेप्चुअल है एक्चुअल में। ये चीज डायरेक्ट याद करोगे तो पता चलेगी साला रास्ते में जाते जाते भूल गए, है ना। तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा आंसर है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का शोषण होता है तो आर्टिकल नंबर 32 में उसका उपचार किया गया है, और इसी कारण से इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो मूल अधिकार खत्म, मूल अधिकार खत्म तो प्रस्तावना खत्म, प्रस्तावना खत्म तो संविधान खत्म।
तो जो आर्टिकल नंबर 32 है उसमें बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई वो कहाँ जाएगा, उच्चतम न्यायालय जाएगा। अब उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, ठीक, अब उच्चतम न्यायालय यहाँ पर 4 काम करता है। 4 काम कौन कौन से, देखो अगर वो क्या बताओ। कहता, एक आदमी गया और कहता है कि भाई मेरी जो कंपनी है या उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरा क्या किया, मेरे साथ क्या किया, मेरा मूल अधिकार छीन लिया, तो वो क्या करेगा, ऐसे निर्देश को आदेशित करेगा या रिट करेगा। कहते हैं ना बालक की रिट पड़ गई इस पे, तो है ना, भर्ती निकली रिट हो गई, है ना। तो रिट रिट डाली गई किसकी तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से, है ना। एक फिल्म देखी थी जॉली एलएलबी, है ना, उसमें वो देखिए, स्पेलिंग लिखता है किसकी गलत लिखता है, पता नहीं, इतना ध्यान नहीं। अबे एप्पल करके लिखता है ना वो। बात बताओ, तुम हाँ बात क्या हाँ उसके ठीक है। पीछे की? तो उसके पीछे की बात यह है कि वो क्या करता है, वो होती है रिट। रिट क्या होती है, रिट एक ऐसा संरक्षण है, रिट क्या संरक्षित होता है, रिट एक ऐसा संरक्षण है कि अगर दो पार्टी, देखो ये मूल संविधान में नहीं थी रिट। अगर क्या है कि गौरव का शोषण अगर अरुण कर रहा है, मान लिया, ठीक है भाई, अरुण का जूनियर है गौरव, तो गौरव अरुण गौरव का शोषण कर रहा है, लेकिन गौरव आवाज नहीं उठा सकता भाई, ठीक है। मैं इस चीज को देखता हूँ कि यार शर्मा जी तो शोषण कर रहे हैं, ठीक है, मेरे दलित भाई का, तो मैं कहाँ जाऊंगा, इस बात को लेके कोर्ट जाऊंगा, किसके तहत, रिट डाल के, है ना, कि मैं कोर्ट में जाकर रिट डालूंगा, भाई इस दोस्त का मेरे का शोषण कर रहा है कौन, ये आदमी, जो ठीक है। रिट है क्या है वो? तो रिट RIT? रिट रेटे पड़ी मतलब लकड़ी। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, एक ही लाइन में सही जवाब है, खड़ी लकड़ी। लेना एक ना देना तो दूसरे के बाजे में जाकर खुद पढ़ो। समझे नहीं समझा, देख शोषण कौन कर रहा है, अरुण, किसका कर रहा है, गौरव का, ठीक है, लेकिन जा कौन लकड़ी रहा है, जा कौन लकड़ी रहा उठा ली भैया ने। है, हाँ लकड़ी उठा ली मैंने, ठीक है ना। अब उस लकड़ी उठाने के बदले शर्मा क्या करेगा कि गौरव को तो देख लिया मैंने जितना देखना है, पहले तुझे देखूं, ठीक है। तो ये जो रिट होती है, ये रिट क्या करता है, कोई भी थर्ड पार्टी अप्लाई कर सकती है। मूल संविधान में रिट का भाग नहीं था पहले, मूल संविधान में रिट नहीं थी, केवल आदेशात्मक था, कि आप क्या करते हैं, आप जाके सुप्रीम कोर्ट को आदेश देते हैं कि भाई मेरा ये अधिकार छीना जा रहा है, या निर्देश करते हैं कि भाई साहब मेरा ये अधिकार छीना जा रहा है, मेरा बचाओ, ठीक। तो बाद में क्या किया, रिट डाली गई, रिट भी एक नई परंपरा शुरू की गई। पहली चीज क्या है, निर्देश, दूसरा क्या है, आदेश, तीसरी चीज क्या है, रिट, ठीक। इन तीनों में से कोई एक चीज का इस्तेमाल कौन करेगा, भारत का नागरिक, ठीक है। अच्छा, भारत का नागरिक इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करेगा तो उसको, उसमें कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट 4 तरीके के जुगाड़ करता है। पहला है बंदी प्रतिपेक्षणा, पहला काम, ठीक। ये पहला काम क्या होगा कि अगर इन तीनों में से किसी एक चीज में ये पाया जाता है, ये कई बार सब पेपर में पूछे गए हैं, तीनों के तीनों 32 से सवाल आता है कंफर्म, चाहे घुमा भैया ले। हाँ 32 कर ली पड़ेगी वो फिर आराम से। अबे खत्म कर लो यार वैसे। 32 कल बढ़ा दियो, ज्यादा जरूरी है। 11:30 बज गए। अच्छा, चल तो पानी 32, पी लो अब तुम भी। फिर ज्यादा टाइम चला जाएगा यार, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 दिन में ये व्यवस्था खत्म हो पूरी, जीएस वीएस पढ़ के फिर पेपर वेपर लिए जाएं। क्या अरे भैया इसको बाबू से बात करनी है लग रहा है। बहन चो, फोन तू लेके सो जा, मैं मना न करना। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा है भाई। बाबू। नहीं नहीं फोन। अच्छा, फोन। सही है। चलो चलो कोई ना, तो वैसे 4 ही लाइन है, इसके अलावा कुछ नाम नया, चलो तो बताओ। ठीक है। 4 कर दो, लाइन, पूरा 4 कर शब्द दो। क्या है, हाँ पहला है बंदी पिक्चर का। अगर क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अरुण ने गौरव को एक ऐसी जगह पे बंद किया हुआ है कि जिस कारण से वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा, ठीक है ना। तो कोर्ट क्या करेगी, बंदी पिक्चर का देगी कि इस जो अरुण है, या तो इसको इसको और साथ में उसको, जिसके जिसके खिलाफ कहा, जिसके साथ कहा जा रहा है कि इस नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इन दोनों आदमियों को मेरे सामने उपस्थित करो, ठीक। इस चीज को कहा जाता है बंदी पिक्चर का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पहली चीज। दूसरा है परमादेश, परमादेश में क्या करती है वो, एक आदेश जारी करती है संस्था के खिलाफ, सीधा सीधा, कि ये जो आपने भसड़ मचा रखी है अपने यहाँ, मतलब कोई ना कोई ऐसी कानून बनाया होगा, कोई नियम ऐसा बनाया होगा
कि वो कहती है कि ये जो आपने भसड़ मचा रखी है इसको आज के दिन से ही बंद करो, इस बात का मैं आदेश देती हूँ। सही। जैसे कोर्ट फीमेल है। कोर्ट फीमेल है, ठीक है ना। तो इस बात का वो आदेश देती है। तीसरा है प्रतिषेध करना, है ना। अब प्रतिषेध में क्या है कि वो क्या करती है, उस किस आदमी के अगेंस्ट, जो आदमी उसके पास अपील लेके आया है उस आदमी को प्रोटेक्शन प्रदान करती है अपने आप, जिसके मूल अधिकारों का शोषण हो रहा है उसको प्रोटेक्शन देती है इससे। ठीक है। चौथा है अधिकार, क्या बोलते हैं इसे, एक तो इंग्लिश में बड़े अच्छे शब्द हैं, हापोक्रियस करके है इंग्लिश में शब्द लास्ट वाला। प्रशिक्षा। हाँ प्रशिक्षा, मतलब इसमें ये क्या कर, प्रशिक्षा। हाँ प्रशिक्षा, इसमें ये क्या करती है कोर्ट, इसमें मतलब ये जो शब्द बोल रहा हूँ ना मैं, ये शब्द डायरेक्ट पेपर में लिखे आएंगे। अच्छा जी। हाँ डायरेक्ट आएंगे लिखे हुए, अभी वहां देखते ही ना सोचो यू क्या, एज इट इज एज लिखे आएंगे ये शब्द बिल्कुल। ठीक। तो इसमें क्या करती है प्रिस्क्रिप्टर में कोर्ट क्या कहती है कि आप जनरली क्या करती है, वन और टू और थर्ड, मतलब दोनों पार्टियों को आपस में कंप्रोमाइज कराने की कोशिश करती है बेसिकली, कि भाई तू इसका शोषण मत कर और तू इसके साथ सेटलमेंट कर ले बेसिकली। और लास्ट वाला है उत्प्रेरण रिट, है ना, जो आपने डाला है उसको जनरलाइज कर देती है। लास्ट वाले में क्या करती है वो, जैसे क्या करते हैं, हम कई सारे केसों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। कोर्ट क्या करती है, कई बार कई सारे केसों को इकट्ठा कर लेती है, एक साथ मर्ज कर लेती है कि भाई ये भी इसके समान है, ये भी इसके समान है, ये भी इसके समान है ना। तो उसको वो कहते हैं उत्प्रेरण रिट, कि एक साथ कई सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लिया ताकि एक जो केस है उसमें वजन पड़ जाए। समझ में आई बात, नहीं आई, है ना। एक केस को नहीं, अबे यार, मान ले कोई एक, जैसे मान ले एक केस गया राम मंदिर वाला कोर्ट के पास, ठीक है, कि राम मंदिर वाले केस में कोर्ट ने क्या कहा, भाई इसके अधिकार छीन रहे हैं, इसके भी अधिकार छीन रहे हैं। अब कोर्ट क्या करती है कि कुछ ऐसे और नए जुगाड़ करते हो जिसके कारण इसे वजन मिले, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है। तो वो क्या करती है कि मान लिया कुछ मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पहले से पेंडिंग केस पड़े हैं, उसको उठा के भी उसमें घुसेड़ देगी। ठीक है। कुछ हिंदू बोर्ड वाले के पड़े हैं, उसे भी घुसा के उसमें घुसेड़ देगी। तो उससे क्या होगा, एक ही मुकदमा बड़ा हो जाएगा साइज में। ठीक है। और एक इससे फायदा क्या होगा, एक ही साथ कई मुकदमों की सुनवाई भी हो जाएगी। पांचवी मतलब चीज यहाँ छोटे इस्तेमाल छोटे होती है, इकट्ठे कर लिए उस बड़े के साथ हाँ हमेशा उस बड़े एक के साथ साथ। लगा दिए, सबके एक साथ निपटा दिए। तो लास्ट में ये करती है। तो ये 5 तरह के उपचार सुप्रीम कोर्ट करती है, कब, जब अधिकारों का शोषण हो गया हो। सही। ठीक। ठीक है। ठीक। अब किसी की कोई सवाल हो तो बता दो। मैं देख। हाँ। हाँ। हमने पढ़े आज आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32। आर्टिकल 14 से मूल आर्टिकल अधिकार। नंबर 32। ठीक है। और याद हाँ। करने का तरीका ये रहा सिंपल, 14 से 18 समानता, 19 से समता, 20। स्वतंत्रता, हाँ शोषण, और धर्म, ठीक संस्कृति है, और फिर शिक्षा। और ऑर्डर समझिए कैसा है, पहले बच्चा छोटा होगा तो समानता का अधिकार मांगेगा, मुझे टॉफी दी मुझे भी टॉफी दो, उसको लाल वाली दी है मुझे भी लाल दो। दूसरा स्वतंत्रता मांगेगा, जब बड़ा होगा तो क्या करनी पड़ेंगी, बातें करनी पड़ेंगी जगह जगह, तो अलग कमरा चाहिए, है ना। तो स्वतंत्र होना चाहता है वो, आजादी मांग रहा है। ठीक। उसके बाद में आजादी मांगेगा तो कुछ ना कुछ दूसरे का भी शोषण होगा ही, है ना। ठीक। उसके बाद में धर्म हो गया एंड देन संस्कृति लास्ट में। तो ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूज मत होना। आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो किसमें आता है, स्वतंत्रता के अधिकार में। कई बार आर्टिकल नंबर 21 ऐसा लगता है जैसे वो शोषण के अधिकार में जा रहा है ना। तो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट, कि वो शोषण में नहीं जा रहा, स्वतंत्रता में ही है। तो आर्टिकल 19 में तो स्वतंत्रता भी बताया हाँ तुमने। आर्टिकल नंबर 19 में स्वतंत्रता है, आर्टिकल नंबर 20, 21, 22 4 आर्टिकल हैं। पर 21 आपका फेवरेट इसलिए कह रहे हो 21 मेरा फेवरेट है, लेकिन 21 को देख के ऐसा लगता है कि वो शोषण के अधिकार, शोषण के विरोध का अधिकार जैसा हो। क्योंकि 21 में क्या है, शादी का, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, ऐसा लगता है जैसे किसी ने शोषण किया था, उसके अधिकार से बच रहा हूं मैं। मैं तो इस पे भी लिख ले रहा हूँ आर्टिकल 21 में जो भी करना कर लो। हाँ जो भी करना कर लो, सही लिख रहा बिल्कुल। हाँ अब साला बहुत आवा है पेपर में यार आर्टिकल 21, हम खाई, मतलब बुरा हिसाब है इसका, बहुत गंदा। ये बात। तो इसलिए ठीक है भाई, किसी की कोई और क्वेरी।
हाँ भाई, डाउट क्लास ओपन हो गया है। डाउट है किसी के? देख लो, अगर हो किसी के तो ठीक है, वरना भैया बाय बाय ये कर। सारे मोह लगा सो के दिखे वीडियो बंद कर करके। ऐसे ही लग रहा शर्मा राहुल भी सो के दिखा। तू हाँ जा राहुल बस। मेरी जान। हाँ लौंडे, इंतजार कर रहा हूँ, मेरा बोलूंगा। हाँ, सही है। और शर्मा जी कोई क्वेरी? अरुण शर्मा जी हाँ कोई क्वेरी? बेटा पेपर पास करना है, मेहनत कर ले चुपचाप। अब कम से कम मैं 4-5 बालक पढ़ा रहा, मैं चाहता हूँ कि 100% रिजल्ट हो। हो, अबे तो जीएससी कर खाएंगे, आपकी केमिस्ट्री ना होने वाली। केमिस्ट्री तो कर लोगे तुम। देखो सिंपल सा है, जीएस में से लगभग 70% सवाल अगर सही हो जाएंगे तुम्हारे, तो तुम्हारा मतलब ये तो कंफर्म है कि पेपर में सिलेक्शन तो मिल जाएगा आसानी से। बाकी इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा उसके बाद का। ठीक है, तो मतलब कोशिश ये करो कि 70% सवाल इसमें से निकल जाएं। और कोशिश ये करो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल हैं ये बिल्कुल ठीक होंगे। जो सवाल गलत होते हैं, जो सवाल वो आते हैं ना इसके यूजीसी वाले, रिसर्च मेथोडोलॉजी वाले, है ना, वो सवाल ये समझो साला गलत होना ही होना है। मतलब साला अच्छा। उत्तर कुछ लगता है, हम लगाते कुछ हैं, एक आध कोई रटा रटाया आ जाए तो बात अलग है। अब हाँ आप यूं पढ़ा रहे हो छठी यूनिट हाँ, छठी कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट वाली, और कॉन्स्टिट्यूशन वाली। बाकी की 5 बाकी 5 में से 2 मैं छोड़ दूंगा। कौन कौन सी? वो वाली रिसर्च मेथोडोलॉजी, और कौन सी थी वो एक और, जो अभी बता रहा हूँ कौन सी, एक तो दूसरी और तीसरी, आईसीटी मतलब आईसीटी वाली, आईसीटी वाली, है ना। आईसीटी का एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे तुम्हें। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ हाँ, यू आईसीटी कहाँ से पढ़ेंगे? अबे इजी है यो। इजी है वैसे बहुत। अबे कंप्यूटर का कहाँ नॉलेज, से? पर तुझे यूं ना, पढ़ू पढ़ू कहाँ से? तुझे यूं ना यूट्यूब में, यूट्यूब से। यूट्यूब से देख लीजिए। मतलब तुझे यूं ना पता कि क्या बोला है, कीबोर्ड इनपुट होता है क्या? अच्छा अच्छा, वे वाले हैं हार्डवेयर हाँ, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, गूगल वेबसाइट है कि अच्छी। सॉफ्टवेयर है। ठीक है, right। हेप्ट क्यों लगता है, www.com क्या है, ये इस तरह के सवाल जो हैं, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, पीपीटी किसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कौन है, तो तो इस तरह आप के करंट अफेयर्स, पीपल करंट एंड अफेयर्स। एनवायरनमेंट और हाँ इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। हाँ, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के 5 या 6 सवाल आएंगे, बिल्कुल समझ लो अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए एक भी। बिल्कुल, पेपर के बाद बाटा ऐसा बजेगा जिसका भी गलत हुआ तो। हाँ, गलत ना नहीं तो होना सजाए चाहिए भाई। मौत सीधी। हाँ, ठीक। उसके बाद में ज्योग्राफी बताई जाएगी, और उम्मीद की जाएगी ज्योग्राफी में से अगर कोई सवाल ऐसा आता है जो नहीं पढ़ा तो बात अलग है, लेकिन अटपटा आ जाए कोई अजीबोगरीब दुनिया से तो बात अलग है, लेकिन इतने अटपटे सवाल नहीं आएंगे। तो इसलिए ज्योग्राफी की भी उम्मीद कम करो गलत होने की। और इतिहास गलत होना नहीं चाहिए, भारत इतिहास प्रेमी देश है। साला वर्तमान से ज्यादा इतिहास में जीव है। जो भारत के लोग हैं वो वर्तमान से ज्यादा इतिहास में जीव है, तो इसलिए इतिहास तो गलत नहीं होना चाहिए। गहरी बात कर दी तुमने। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ढंग से देखोगे ना, जो जब अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेजों के भारत में आने से पहले मुगलों के पास किला तक नहीं था। और जब अंग्रेज भारत में आए उस समय पे, मतलब 14वीं और 15वीं सदी में, तो अकबर 2-3 साल के अंदर 2-2 किले तैयार कर देता है। ठीक है, मसाला उससे पहले उसके पास रहने के लिए किला भी नहीं था। ठीक, तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें हैं, तो इतिहास तो ऐसा है। तो सोचा कुछ है, मिला कुछ है, दिखाई कुछ देवे उसमें। ठीक, इसके अलावा कोई और चलो, डाउट हो तो बताओ आज, है ना ना। आज तो कोई डाउट नहीं। इंपॉर्टेंट चीज आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 32। 32। आर्टिकल नंबर 32 में से सवाल हर साल हर पेपर में जनरली देखने को मिलता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आर्टिकल नंबर 32 कभी नहीं छोड़ा जाता, इसका सम्मान जारी है आज। आज तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है संविधान के बारे में जानते हो थोड़ा। हाँ फीलिंग आने लगी है। हम्म। अबे यार, मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई निकम्मा मास्टर ना 10वीं 12वीं में पढ़ा देता ना तमीज में, तो साला हम भी आईएएस वाईएएस की तैयारी कर लेते हैं यार। हम गाइड कर रहे हैं। अब तक आई की मैंने करता, पीएचडी में एनरोल करवा लिया मैंने अपने आप। तो पीएचडी करूंगा। चलो ठीक है भैया। ठीक है, गुड सोए नाइट। सावे पे अभी सोए। करते हैं, कल मिलते हैं। प्रणाम। कल मिलते हैं चलो 10 भैया, बजे। गुड 10 नाइट। बजे देख लो, बिना फोन करे आ जा करो। ठीक है। अरे हाँ मैं ही सोच रहा था, मैंने पूछा, मैंने मैच डाला, मैंने कब करोगे, हाँ, मैंने कभी आप बिजी 10 हो। का मतलब 10, लिंक डेली का वही है, लिंक कॉमन है, ठीक है। लिंक ना ठीक। बदलेगा। ठीक है। अरे मैंने तो बुक मार्क कर रखा, मैं खोल लूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, गुड नाइट। ठीक गुरु जी।